नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का किसान तक ग्लासगो का सम्मेलन जिसे COP 26 सम्मेलन कहा जाता है, आप सबको याद होगा। उस सम्मेलन की बात इसीलिए क्योंकि मौजूदा वक़्त पर अभी अ, 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक COP 28 दुबई पे चल रहा है। मैं आपको 1 साल पहले ग्लासगो सम्मेलन की तरफ इसीलिए ले जाना चाहता हूँ कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया था। अपने पंचसूत्रीय सिद्धांत के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक अपनी जीवाश्म जुड़ी से जो ईंधन से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं हैं, उनमें भारी कटौती करने की बात की थी। तो वहीं 2070 तक देश को जीवाश्म ईंधन रहित ऊर्जा देने की बात की थी। इसका लक्ष्य निर्धारित किया, यानी कि जीवाश्म रहित ईंधन का मतलब है पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन। अब 2 साल बाद, ठीक 2 साल बाद COP 28 की बैठक दुबई में हो रही है, UAE में हो रही है, और ये वही क्षेत्र है जो दुनिया को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करता है। लेकिन इस बीच जब ये बैठक हो रही है, तो इस बीच भारत सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। भारत सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए गन्ने के रस से बनने वाले एथेनॉल गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। आखिरकार COP 28 के बीच गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने पर रोक क्यों लगाई गई? क्या इसकी वजह है? क्या इसकी वजह ये है कि यूएई जो खाड़ी देशों के दबाव की वजह से एथेनॉल जो पेट्रोल डीजल का वैकल्पिक ईंधन बन सकता है, उस पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि एथेनॉल को पेट्रोल और डीजल का विकल्प माना जा रहा है, एक वैकल्पिक ईंधन है। मौजूदा वक्त में भारत सरकार 12% सम्मिश्रण पेट्रोल में एथेनॉल का कर रही है, जिसे 80% तक करने का है, यानी कि पेट्रोल डीजल की खपत भविष्य में एथेनॉल के जरिए बिल्कुल कम हो जाएगी। इसका सीधे सा मतलब यही है कि खाड़ी देशों पर जो भारत की निर्भरता है, वो खत्म हो जाएगी। दुनिया पूरी की पूरी तरह एथेनॉल पर शिफ्ट हो रही है। लेकिन इससे पहले ही इस बीच भारत सरकार ने गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ऐसे में कई तरह के सवाल कई लोगों के ज़हन में है कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है और इससे क्या नुकसान किसानों को हो सकता है? क्या लेकिन इस पूरे मामले को हम जड़ से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया है। इस फैसले को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो इस फैसले के पीछे का सिर्फ एक जो वजह समझ में आती है कि वही है कि चीनी उत्पादन में कमी की वजह से ये फैसला लिया गया है। चीनी उत्पादन में अगर हम देखते हैं कि जो चीनी उद्योगों की तरफ से अनुमान जारी किया गया है, वो ये बताता है कि चालू जो मौजूदा वक़्त का जो पेराई सीज़न है, उसमें तकरीबन 41 लाख टन चीनी उत्पादन गिर सकता है। मतलब मौजूदा वक़्त में चालू सीज़न में चीनी उत्पादन 290 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले सीज़न में 31 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के अंदर चीनी की जो खपत है वो 285 लाख टन है। इसका मतलब कहीं न कहीं 5 लाख टन ही अतिरिक्त चीनी का उत्पादन रहने का अनुमान है। इस बात को समझा जा सकता है कि अगर हम पिछले साल के स्टॉक के आधार पर अगर हम जोड़ें, तो वो ये होता है कि पिछले साल हमारे पास 57 लाख टन का बफर स्टॉक था, और अगर इस वक़्त इसको शामिल कर लिया जाए, ये अनुमान है, तो ऐसे में हमारे पास 44 लाख टन ही चीनी का बफर स्टॉक रहेगा। तो चीनी के मोर्चे पर बड़ी चुनौती है। इस चुनौती के मद्देनज़र भारत सरकार ने ये फैसला लिया। अब चीनी का उत्पादन कैसे कम हो गया? क्या पूरी प्रक्रिया के तहत चीनी के उत्पादन को डिरेल करने का प्रोसेस है? लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। अगर हम समझने की कोशिश करें कि चीनी का उत्पादन इस वजह से कम हुआ है क्योंकि देश के अंदर गन्ने के उत्पादन में फ़र्क पड़ा है। एल नीनो की वजह से कर्नाटक और महाराष्ट्र में जिस तरह की खेती प्रभावित हुई है, उससे गन्ने का उत्पादन गिरा है। जो चीनी उद्योगों की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, वो कहते हैं कि एल नीनो की वजह से जिस तरीके से गन्ने का उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है, उसके चलते महाराष्ट्र में ही चीनी जो उत्पादन है, वो इस साल 85 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल 105 लाख टन था। इस तरीके से महाराष्ट्र में अकेले 20% कम चीनी उत्पादित होने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में तकरीबन सबसे अधिक 36% चीनी उत्पादन में गिरावट का अनुमान है।
पिछले साल कर्नाटक में चीनी उत्पादन 60 लाख टन था, जो इस साल अनुमान है कि 38 लाख टन हो सकता है। इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन कम हुआ है। हालांकि यूपी में मानसून की मेहरबानी बेहतर रही, कुछ महीने सूखे रहे, लेकिन अधिक बारिश हुई, इस वजह से उत्पादन भी गन्ने का अधिक हुआ है और इसकी वजह से चीनी उत्पादन भी बढ़ने का अनुमान है। पिछले साल जहां 105 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था, जो इस बार 110 लाख टन रहने का अनुमान है। तो ऐसे में ये समझा जा सकता है कि कैसे एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की पेराई पर रोक लगाई है, क्योंकि गन्ने दो तरह से गन्ने से एथेनॉल बनता है। एक शुगर मिल सीधे तौर पर गन्ने के रस से एथेनॉल बनाते हैं, तो दूसरी तरफ वही वो जब प्रोसेस होने के बाद गन्ने के रस से चीनी बना देते हैं, उसके बाद जो सिरका बच जाता है उससे एथेनॉल बनाते हैं। तो सरकार ने ये कहा है कि गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। जो गन्ने के रस से चीनी बनाने के बाद सिरका बच जाता है, उससे एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। एथेनॉल की तरफ क्यों इतना जोर है, मैं आपको समझाऊं एथेनॉल क्यों बहुत महत्वपूर्ण है। एथेनॉल इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार ने जो 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जो लॉन्च लेकर आई थी, वो 80% तक एथेनॉल के सम्मिश्रण की योजना है और 2030 तक 20% एथेनॉल की सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा साल में हमने 12% का लक्ष्य पार कर लिया गया है। मतलब पेट्रोल में एथेनॉल डाला जाए तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल की तरफ जो हमारा हम पेट्रोल खरीदने पे जो खर्च करते हैं, पेट्रोल से जो प्रदूषण होता है, वो एथेनॉल की ब्लेंडिंग से उन दोनों पर लगाम लगाने की कोशिश है। तो ये पूरी प्रक्रिया चीनी के दामों पर नियंत्रण करने को लेकर है कि गन्ने के रस से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। वहीं इसका COP28 से फिलहाल कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि जो COP28 मौजूदा वक्त पे दुबई पर हो रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वहां पर पे सबसे ज्यादा जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो पेट्रो डॉलर यानी कि पेट्रो इकोनॉमी वाले राष्ट्रों के हैं। तो जैसे समझा जा सकता है कि वो इस बात से चिंतित हैं कि कहीं ना कहीं पेट्रोल की जो इंटरनेशनल पेट्रोल का मार्केट है, कैसे वो क्लाइमेट चेंज और COP28 के जो एजेंडे साझे एजेंडे आ रहे हैं उसके तहत उसको कम करने की तरफ बढ़ रहा है। तो उनकी चिंता है। ऐसे में इस तरह की अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही। लेकिन मौजूदा वक्त पे चुनावी साल है, चुनावी साल में चीनी के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, चीनी के दामों में नियंत्रण करने की यहाँ पे कोशिश है। हालांकि एक बात यहाँ पे और भी निकल कर आती है कि एथेनॉल, जब शुगर मिल एथेनॉल बनाने लगे हैं तो उससे उनकी इकोनॉमी और बैलेंस सुधर रही है और एक ये कल्चर बनता जा रहा था कि शुगर मिल ज्यादा से ज्यादा चीनी गन्ने के रस से वो एथेनॉल बनाए, क्योंकि पेट्रोल जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं उससे उनको पैसा मिलता है, उससे किसानों को समय पर भुगतान कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं गन्ने के रस से वो एथेनॉल नहीं बना पाएंगे, तो जाहिर तौर पर शुगर मिल की इनकम भी प्रभावित होगी, उनको सीधे तौर पर उतना फायदा नहीं होगा। और जो एक लगातार ट्रेंड बदला है, हमने देखा कि यूपी में गन्ना मिल अब पहले की तुलना में समय पर भुगतान करने लगे हैं, जल्दी भुगतान करने लगे हैं किसानों को गन्ने का। तो हो सकता है कि इस व्यवस्था में उनका अगर बजट गड़बड़ाता है तो किसानों को फिर थोड़ा सा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये हमारी कोशिश थी आज की। अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आई है तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम बेहतर कर रहे हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाइए और इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए और इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।